अंकिता, वेलकम बैक। सो आज हम लोग क्रिया शरीर पढ़ने वाले हैं। उसमें आज हमारा कोई न्यू टॉपिक नहीं है, हम लोग जो फंडामेंटल्स ऑफ क्रिया शरीर पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसमें आगे कुछ और टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं। सो हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक श्लोक मैंने पढ़ाया था आपको, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, जिसमें मैंने बताया था कि दोष धातु मल हमारे लिविंग बॉडी का रूट फैक्टर होता है। ठीक है, ये तीनों को कंपेयर किया गया है रूट ऑफ प्लांट से। जैसे कि हमारा जो प्लांट होता है वो पूरे, उसका जो पूरा सपोर्ट वो रूट पे होता है। ठीक है, उसी तरह दोष धातु मल ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और फिर हमने देखा दोष के बारे में, मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दिया था, फिर मैंने दोष के टाइप्स बताए थे, फिर उसके सब टाइप्स बताए थे। फिर मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था कि जो सुश्रुत है उन्होंने 4 दोष बताया, वात पित्त कफ एंड रक्त, लेकिन रक्त को दोष में नहीं माना गया है। हम लोग सिर्फ 3 दोष ही पढ़ते हैं। इसका रीजन भी मैंने पिछले वीडियो में देख लिया है, तो आप वहां से देख लेना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं धातु। ठीक है, तो धातु एक एंटिटी है, जैसे मैंने बताया दोष धातु मल वो तीनों एंटिटीज है, उसी तरह धातु भी एक एंटिटीज है विच एक्चुअली सस्टेन लिविंग बॉडी, जो लिविंग बॉडी को सस्टेन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको मेंटेनेंस में रखता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दोषा। ये पॉइंट इसीलिए क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि दोष जो है सबसे पहले प्री जाइगोटिक लाइफ में सबसे पहले दोष का फॉर्मेशन होता है, फिर जो दोष है वो कंट्रोल करता है धातु के फॉर्मेशन में एंड उसके डिफरेंशिएशन में। इसीलिए ये बोला गया है कि धातु इट इज द कंट्रोल ऑफ दोषा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है, लिविंग बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी ऑफ दीज इन एनी अमाउंट फॉर एनी रीजन। इसका मतलब ये है कि जो अभी हम लोग धातु पढ़ेंगे, 7 धातु होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारा लिविंग बॉडी वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी एक को भी लूज करने को कोई भी अमाउंट में, क्योंकि हर धातु का हमारे बॉडी के लिए अलग इंपॉर्टेंस है। हर धातु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम लोग उसको लूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड इम्यून मैकेनिज्म टू बॉडी। ये जो धातु है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे करता है हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग धातु इलाबोरेट में पढ़ेंगे तो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, only deficiency of धातु makes vitiated dosha to start event of pathogenesis। इसके लिए अपन यहाँ देखेंगे, if suppose धातु हमारे बॉडी में इम्बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, तो अगर धातु के इम्बैलेंस्ड होने पे भी हमारे बॉडी में पैथोजेनेसिस मतलब कोई भी डिजीज नहीं होगी, हमारी बॉडी स्टार्ट नहीं होगी, हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज, जब तक वो धातु दोष को अफेक्ट नहीं कर दे। ठीक है, जैसे कि कोई सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ कि रस है, हमारे तीनों दोषा में किसी एक दोषा को अफेक्ट कर रहा है, तब पैथोजेनेसिस हमारे बॉडी में होगी। इसका सिंपली मीनिंग आप ये समझो कि अगर धातु में का क्षय मतलब धातु का इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, जब तक वो धातु कोई दोष को अफेक्ट नहीं करेगा तब तक हमारे बॉडी में डिजीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट सिंपली इसका मतलब ये है कि दोष ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है पूरी तरह से, दोष ही डिजीज का फॉर्मेशन करता है जब उसका क्षय या फिर वृद्धि हो तब। ठीक है, और आगे पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। धातु हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज वेल एज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब धातु 7 तरह के होते हैं। एक श्लोक आया है क्या, रस अश्रिंग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्रानी धातवा, 7 धातु होते हैं। ये सूत्र कहाँ से है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, पहला अध्याय 13वां श्लोक, यहाँ से ये श्लोक आया। ठीक है, अब इसके हम लोग टाइप देखेंगे। 7 तरह के होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, मैंने ये जो ब्लैक से लिखा है ये सब मैंने इसको कंपेयर किया है, क्योंकि आयुर्वेद में जितने टर्म्स होते हैं आप उसको डायरेक्टली मॉडर्न से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी सिमिलर बोल सकते हो लेकिन वो डायरेक्टली मॉडर्न के वर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे कि रस है, इसमें ब्लड डिवॉइड ऑफ आरबीसी, मतलब इसको आप डायरेक्ट प्लाज्मा नहीं बोल सकते, इसको रस आप कंपेयर कर सकते हो प्लाज्मा से, बट इसको बोल नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे बताया कि रस ब्लड डिवॉइड ऑफ आरबीसी, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें आरबीसी नहीं होता है उसको रस बोलते हैं। ये मैंने ओवरऑल लिखा है, लेकिन आप इसको पूरा मतलब ये नहीं समझोगे। इसका पंच भौतिक कंपोजिशन होता है आप, इसीलिए इसको हम लोग आप पे बोलते हैं। ठीक है, रक्त को भी मैंने कंपेयर किया गया इरिथ्रोपोइटिक एलिमेंट से, मतलब जो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है उससे। इसका पंच भौतिक कंपोजिशन होता है आप और तेज, और इसका दूसरा नाम होता है अश्रिक। ठीक है, तीसरे में आता है मांस, जिसको मैंने कंपेयर किया गया मसल टिश्यू से, इसका पंच भौतिक कंपोजिशन है पृथ्वी। मेद एडिपोज टिश्यू मतलब फैट, वसा पंचभौतिक कंपोजिशन आप और पृथ्वी। अस्थि इसको कंपेयर किया गया मैंने बोन टिश्यू से,
इसका पंचभौतिक कंपोजिशन क्या है? वायु और पृथ्वी। मज्जा, इसको मैंने कंपेयर किया है टिश्यू विद इन बोन कैविटी, मतलब बोन कैविटी के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं उसको मज्जा से कंपेरेबल किया गया है। एंड उसका पंचभौतिक कंपोजिशन क्या है? आप। फिर सातवां क्या है? शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ये बना हुआ किससे? आप से। जैसे कि आपको पंचभौतिक कंपोजिशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी याद करने में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि आप इसको रस को बोल सकते हो प्लाज्मा, तो आप प्लाज्मा क्या लिक्विडरी होता है, मतलब लिक्विड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो आप से होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। रक्त, आप जानते हो कि जिसकी बॉडी में रक्त ज्यादा होता है, मतलब एक कंपेयर से आप याद कर सकते हो, जैसे जिसकी बॉडी में ब्लड ज्यादा होता है सो उसका बॉडी ज्यादा ग्लो करता है, सो उसमें तेज होता है, ठीक है, रक्त में, इसकी वजह से वो ग्लोइंग नेचर ज्यादा आता है, ठीक है। फिर मसल हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए आप उसको बोल सकते हो कि वो पृथ्वी से बनी हुई है। ये सब मैं सिर्फ एक लॉजिक दे रही हूँ, इसका आंसर सही नहीं है, बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। उसी तरह आप याद कर सकते हो अस्थि, जानते हो कि बोन अंदर से हॉलो होता है, ये क्यों होता है? वायु की वजह से, ठीक है। अब आता है आपका मल, ठीक है। मल भी, इसका भी ऑरिजिनेशन जो होता है वो सेपरेटली होता है, ठीक है। इसका एक अपना पर्पस होता है उसके क्रिएशन के लिए, और एक बार अगर ये क्रिएट हो गया हमारे बॉडी में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे बॉडी से बाहर जाए, मतलब डिस्कार्ड हो। जैसे कि हमारे बॉडी में यूरिन क्रिएट हुआ तो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो उसका बाहर जाना इंपॉर्टेंट है। अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो हमारे बॉडी में डिजीज का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे कि है यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर बॉडी में मल बना तो उसको डिस्कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिस्कार्ड नहीं हुआ तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही पेनफुल होगा, या फिर बहुत सारे डिजीज का फॉर्मेशन का वो एक रीजन बन जाता है, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि मल का क्या रोल है हमारे बॉडी में, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम लोग उसकी एबनॉर्मेलिटी से बता सकते हैं कि मल है जो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम लोग, ये जो पॉइंट मैंने बोले ये हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग ने सेपरेटली मल के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम लोग आगे देखेंगे। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है ओलिगोन्यूरिया या फिर एन्यूरिया। ओलिगोन्यूरिया में क्या होता है ना कि यूरिन का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने लगता है एंड देन यूरेमिया अकर हो जाता है। तो आपने देखा कि कोई जैसे यूरिन मतलब मूत्र एक मल है, सो उसका एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में तो एक डिजीज का फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि एबनॉर्मेलिटी के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि वो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसका भी वही लाइन है कि ये दोष के अंडर में आता है, जैसे कि धातु था वैसे ही मल भी दोष के अंडर में आता है। अब क्या है? मला मूत्र शकृत स्वेद स्वेदादयो अपीचा, मतलब 3 मूल होते हैं, 3 मल होते हैं, मूत्र शकृत को पुरुष भी बोलते हैं, एंड तीसरा स्वेद। इसके पंचभौतिक कंपोजिशन क्या क्या है? मूत्र का जो पंचभौतिक कंपोजिशन है आप और तेज, शकृत पुरुष का क्या है? वायु, पृथ्वी, तेज, एंड स्वेद का क्या है? आप। यहाँ पे आप स्वेद को स्वेट से कंपेयर कर सकते हो, मूत्र को यूरिन से, एंड शकृत या पुरुष को फेसेस से, ठीक है। अब जो मल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, अन्न मलानी, धातु मलानी। अन्न मलानी मतलब जो फूड से बनते हैं, और धातु मलानी मतलब जो धातु से बनते हैं, ठीक है। तो अन्न मलानी में 2 आए, पुरुष मूत्र, मैंने आपको पहले बताया पुरुष का मतलब फेसेस एंड मूत्र का मतलब यूरिन, मैंने कंपेयर किया। धातु मलानी में चरक के अनुसार 8 धातु मलानी होते, सुश्रुत के अनुसार 9 होते हैं, सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अनुसार 9 होते हैं, एंड शरंगधर के अनुसार 7 होते हैं। ये सब धातु मलानी के टाइप बताए अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो आचार्य होते हैं उनके बेसिस पे इन्होंने बताया है। अब है धातु मल, जैसे कि रस का जो मल है वो कफ होता है, मतलब रस में कोई मेटाबॉलिज्म होती है उससे कफ बनते हैं। ये कैसे बनता है हम लोग जब रस धातु पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। फिर रक्त से पित्त बनता है, मांस से एक्सक्रीटरी सिक्रेशन थ्रू आउटलेट्स ऑफ बॉडी लाइक नोज ईयर, मतलब नोज से जो भी स्टिकी सब्सटेंस निकलते हैं, या फिर ईयर से जो ईयर वैक्स होते हैं वो सब जो एक्सक्रीटरी सिक्रेशन वो मांस से बनते हैं, मतलब मांस का वो धातु मल है। मेद से स्वेद बनता है, अस्थि से जो भी हमारे हेड में जो हेयर होती है या फिर जो हमारे पूरे बॉडी में जो हेयर होते हैं वो सब अस्थि से बनता है, मतलब अस्थि धातु मल। मज्जा से फैट कंटेनिंग सिक्रेशन फ्रॉम एक्सक्रीटा ऑफ आईज, ठीक है। अब है मैंने एक टेबल बनाया है, मतलब कंपेयर किया है दोष और मल में डिफरेंस क्या होता है। तो दोष का पहला पॉइंट है कि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन मल पूरे बॉडी में नहीं, कुछ लिमिटेड ही फील्ड में सर्कुलेट करता है या फिर वहां रहता है, हम बोल सकते हैं। दोष पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन
इसका जो मल का फंक्शन ओवर हो जाता है, जब वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा तो मल का फंक्शन खत्म हो गया। जब हमारी बॉडी में रहेगा तो वो फंक्शन करता है। फिर दोष प्रकृति का एक डिसीसिव फैक्टर होता है, मतलब जो प्रकृति बनती है वो दोष पे डिपेंड करती है। और फिर मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो डिजीज का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो स्टार्टिंग इवेंट ऑफ पैथोजेनेसिस का रिस्पॉन्सिबल दोष होता है, और ये प्रकृति एंड पैथोजेनेसिस के लिए मल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोष और मल में, ठीक है। अब है उपधातु। उपधातु में मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, दे आर गिवन बर्थ बाय सेम प्रोसीजर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ धातु। मतलब जो प्रोसीजर से धातु बनते हैं उसी प्रोसीजर से उपधातु का भी फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने आपको प्रोसीजर नहीं बताया है, वो हम लोग जब धातु पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन सी प्रोसीजर से धातु बनते हैं, ठीक है। इसके जो नंबर होते हैं वो 7 होते हैं, लाइक धातु। फिर देखो मैंने यहाँ पे धातु और उपधातु लिखा है, ठीक है। तो रस के 2 उपधातु होते हैं, स्तन्य और आर्तव। यहाँ पे स्तन को ब्रेस्ट से कंपेयर कर सकते हो, बट एग्जैक्टली वो है नहीं, ठीक है। फिर रक्त के उपधातु है सीरा और कंडरा, मांस के है वसा और छह त्वचा, एंड मेद के है स्नायु। यहाँ पे मैंने कुछ रेड पेन से लिखे, वो मैंने सिर्फ कंपेयर किया है, लेकिन वो है नहीं ओवरऑल। जैसे कि सीरा को मैंने कंपेयर किया ब्लड वेसल और वेन से, कंडरा को टेंडन से, वसा को मसल फैट से, त्वचा को स्किन से, एंड स्नायु को लिगामेंट से। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि आयुर्वेद एंड मॉडर्न के वर्ड्स को हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, वो सिमिलर हो सकते बट कंपेयर करना इट इज नॉट राइट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।